गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं एक गंभीर विषय पर बात करना चाहता हूँ। जो प्रोडक्शन इंजीनियर और क्वालिटी इंजीनियर या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर के इंटरव्यू के विषय में पूछे गए सवालों पर होगा। क्योंकि मैं इसी फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर कुछ हद तक दूँ। अगर मेरे आंसर से आप सेटिस्फाई हैं तो मुझे खुशी होगी। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो मुझे आपसे सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, फ़िलहाल हम इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन पर आते हैं। इंटरव्यूअर जो होता है, इंटरव्यू पूछने वाला जो होता है, सबसे पहले आपके रिज्यूम को देखता है और रिज्यूम में आप जो लिखे हैं, जो चीज़ भी लिखे हैं, उसे आप सही याद रखें। और आप रिज्यूम में अगर जो भी चीज़ें आपको आती है, आप कोशिश करें कि उसी चीज़ को रिज्यूम में डालें। अगर कुछ अलग से कुछ अलग ऐड करते हैं तो उसमें आपके लिए दिक्कत होगा, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला जो भी आपसे पूछे उसका आंसर उसको सही देना पड़ता है। रही बात दूसरी, और ये है कि सबसे पहले इंटरव्यू पूछने वाला बंदा, अगर आप प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अधिकतर वो ये पूछता है कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में अंतर क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही होगा कि अधिकतर अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए या प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए अगर आप जाते हैं, तो क्वालिटी इंजीनियर के लिए जाते हैं तो कुछ अलग उसमें से ऐड कर देता है। लेकिन अगर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में के लिए अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले यही क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में क्या अंतर है। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस होता है जिसकी सहायता से हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड में। इसे हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो कन्वर्ट करने के लिए मशीन के द्वारा हम करते हैं, टूल की सहायता से करते हैं, ह्यूमन बॉडी की सहायता से करते हैं, या केमिकल प्रोसेसिंग की सहायता से करते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। ये सारी प्रोसेस है जो इसी प्रोसेस से हम उनको किस में करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश यानी कि डिस्पैच प्रोसेस में हम उसको कन्वर्ट करते हैं या फाइनल गुड में लाते हैं। दूसरा चीज़ आता है कि प्रोडक्शन जर्नल अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन एक निर्माण प्रक्रिया है जिसमें रॉ मटेरियल या इनपुट या आउटपुट या रेडी मटेरियल या प्रोडक्ट में बदला जाता है। रेडी मटेरियल प्रोडक्ट में बदला, दूसरे शब्दों में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का अंतिम रिजल्ट है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का अंतिम रिजल्ट है। उसके बाद मेरे हिसाब से आपको पूछे गए इंटरव्यू का क्वेश्चन होगा बॉम्ब पूछेगा कि इसके बाद आपको बॉम्ब के बारे में पूछा जाता है। तो ये वो बॉम्ब नहीं है जिससे विस्फोट होता है। बॉम्ब का मतलब होता है बिल ऑफ मटेरियल, यानी किसी प्रोडक्ट में कितने रॉ मटेरियल लग रहे हैं और वो कितने प्रकार से लग रहे हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बिल ऑफ मटेरियल वो डाटा है जो किसी भी फिजिकल थिंग्स या प्रोडक्शन करने के लिए यूज की जाने वाली प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल की पहचान कराता है। ठीक है, तो या रॉ मटेरियल में जैसे आप कोई भी ड्राइंग मिलता है आपको करने के लिए, तो उस प्रोडक्ट में कौन सा टूल लगेंगे, कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, या ए टू जेड उसमें क्या प्रोसेस होगा, वो सारी चीज़ उसमें एक सारणी में रहेगा कि आपको क्या दिया जाएगा, क्या नहीं दिया जाएगा। जैसे आपको मिग मशीन की कितनी ज़रूरत है, आपको ड्रिल की कितनी ज़रूरत है,
या आपको एंगल की कितनी ज़रूरत है, या प्लेट की कितनी ज़रूरत है, या आपको उसमें हार्डवेयर की कितनी ज़रूरत है, या ए टू जेड। उसके बाद इंटरव्यू पूछने वाला आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्वेश्चन कर सकता है कि कंपनी का ओवरहेड का मतलब क्या होता है। ओवरहेड का मतलब तो आप कह सकते हैं कि कंपनी ओवरहेड का मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने में इनडायरेक्ट कॉस्ट जो आते हैं, इनपुट यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो आते हैं उसी को हम ओवरहेड कहते हैं। इनडायरेक्ट जो आते हैं जैसे रेंट हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, टैक्स हो गया, स्टाफ की सैलरी हो गई, वाटर बिल हो गए, मटेरियल मंगाने में फ्रैट लगता है, वो हो गया ETC। मतलब एक ऐसा ये है ताकि इनपुट मैंने डायरेक्टली कॉस्ट का पता नहीं लगे, इनडायरेक्टली जो लगते हैं खर्चे, जो भी इनडायरेक्टली खर्च लगते हैं उसको हम ओवरहेड ही कहते हैं। ओवरहेड में ही सारे आते हैं। ठीक है सर। उसके बाद अगला आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू लेने वाला कर सकता है फैब्रिकेशन में, इन हाउस में कर सकता है। इन हाउस में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता है, जैसे वेल्डिंग के बारे में पूछ सकते हैं। तो आप वेल्डिंग का प्रॉपर ज्ञान रख के जाएँ कि वेल्डिंग का पोजीशन क्या होता है, जैसे कितने पोजीशन होते हैं वेल्डिंग का, वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, या वेल्डिंग का जो भी थ्योरी है आप जनरली मिलते हैं, आप उसे करके जाएँ, पूछ सकता है वेल्डिंग अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में हैं तो। दूसरा चीज़ आपसे एक और भी क्वेश्चन, हाँ, जिग जैग के बारे में पूछता है। इसके बारे में अगला क्वेश्चन हो सकता है जिग और फिक्चर के में फिक्चर से क्या समझता है, जिग और फिक्चर से क्या समझते हैं। तो जिग और फिक्चर से क्या समझते हैं ऐसा पूछ सकता है। जिग और फिक्चर एक मेन पार्ट होता है प्रोडक्शन का। ऐसे जिग का आप कह सकते हैं, जिग्स ऐसे उपकरण है जो कटिंग के उपकरण को किसी जगह पर रखते हैं या उसका गाइड करता है, क्योंकि वह ड्रिल या टैपिंग ड्रिल करने में जैसे दोहराए जाने वाले एक कार्य करता है। दूसरी ओर फिक्चर कटिंग के उपकरण का मार्गदर्शन करता है, यानी कि बल्कि वर्क प्लेस को एक निश्चित स्थिति पर वर्क प्लेस को एक निश्चित स्थिति में या स्थान पर स्थित रखता है। ये एक निश्चित पॉइंट है, ये पूछेगा आपसे ज़्यादा तौर पे। दूसरी चीज़ों में पूछा जाता है क्या, अधिकतर मैंने देखा हुआ है कि CD और PCD में क्या डिफरेंट है, CD किसको कहते हैं या PCD किसको कहते हैं, ये भी पूछता है। तो CD जो होता है सेंट्रल डिस्टेंस होता है, दोनों होल के बीच की अगर दूरी हो कोई तो उनके बीच की दूरी को दर्शाता है CD। और PCD पीच सर्किल डिस्टेंस होता है जो पीच एक मान लो फ्लैंज है, फ्लैंज के चारों तरफ एक लाइनिंग जो होती है, जो एक सर्किल लाइन होती है, वो किसी बिंदु की दोनों बिंदुओं की दूरी के बीच को कहा जाता है। दूसरा चीज़ आपसे थ्योरिकल क्वेश्चन भी कर सकता है कुछ हद तक। एक होता है आपसे कह देगा कि व्हाट इज़ द QMS, एक्सप्लेन कीजिए। QMS का मतलब होता है क्वालिटी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, आप उसे कहते हैं। तो क्वालिटी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ और प्रोसेस के एक सेट को संबोधित करता है, जिसका उद्देश्य कस्टमर को अपेक्षाओं, ज़रूरतों को पूरा करना होता है। यानी कि कस्टमर को जो भी हम प्रोडक्ट आप देते हैं उस प्रोडक्ट को सही बिल्कुल किस तरीक़ा से अच्छा जाए, उसकी ज़रूरत जैसे रिक्वायरमेंट करता है उस रिक्वायरमेंट को वो पूरा करना होता है। जैसे कहेगा कि हाँ मुझे बिल्कुल फिनिश बहुत बढ़िया मटेरियल चाहिए, उस चीज़ को वो करता है। दूसरी चीज़ है आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को QMS भी कहा जाता है। और दूसरी शब्दों में हम कह सकते हैं कि टीम को अपने कस्टमर के लाभ के लिए अपने प्रोडक्ट को लगातार
बेहतर बनाने में समक्ष बनाता है। जैसे आपने कैसे भी बनाया, आप कैसे मटेरियल बनाए, उसके बाद उसका काम आता है कि वो प्रोडक्ट कितना अच्छा से अच्छा कितना हो सकता है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, ये तो क्वेश्चन सबसे बड़ी ज़बरदस्त होते हैं, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन होता है कि प्रोडक्शन में इफ़िशिएंसी बढ़ाने के लिए आप किन किन तरीक़ों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी प्रोडक्शन को आप ऐसे कह सकते हैं, व्हाट इज मेथड कैन बी यूज द इंक्रीज इफ़िशिएंसी इन द प्रोडक्शन। यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, क्षमता बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे 100% लगता है, प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो अधिकतर आपसे पूछा ही जाता है, क्योंकि ये कॉमन ही है, एक तरीका का एक क्वेश्चन ये कॉमन ही है, पूछे ही जाते हैं अधिक प्रोडक्शन इंजीनियर वालों के लिए। तो अलग अलग इसका आप कंपनी पर डिपेंड, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ, जैसे कोशिश कर रहा हूँ कि एक सटीक आंसर दूँ। तो इसके लिए स्टेप नंबर 1 में हम चलेंगे कि अपनी बिजनेस प्रोसेस में सुधार करें। पहला पॉइंट आता है बिजनेस प्रोसेस। आप किस तरीक़ा से बिजनेस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा। दूसरा स्टेप में आता है क्या कि अपने प्रोडक्शन लाइन का कैलकुलेशन करें। प्रोडक्शन आप जो कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन करें। इसके बाद अपनी प्रोडक्शन लाइन के हर पहलू पर कैलकुलेशन करें। यानी प्रोडक्शन लाइन पर भी ध्यान दें, आप कैलकुलेशन करें कि मेरा प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, और उसके प्रत्येक पार्ट पर भी आप ध्यान दें। तीसरा स्टेप आता है अपडेट टेक्नोलॉजी। ये सबसे ज़रूरी है आज के डेट में। अपडेट टेक्नोलॉजी डिबेट आज बिजनेस के लिए लाइफ का एक अप्रिय तथ्य है। यदि आप अपनी टीम को कुशल होने के लिए आवश्यक टूल उपलब्ध नहीं कराते हैं तो आप पाएंगे कि आप कस्टमर और एम्प्लॉय दोनों को खो देंगे। अगर आप मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या होता है कि एम्प्लॉय को एक वेल्डर को मान लो सर, वेल्डर को क्या वेल्डिंग मशीन ही सही नहीं दोगे तो वेल्डिंग वो सही से कहाँ से करेगा। आप वर्नियर अगर दे रहे हैं सुपरवाइजर को चेक करने के लिए कि हाँ आप इसके डायमेंशन नापो या इंची टेप दे रहे हैं तो क्या उसमें एरर आ रहा है वर्नियर में या इंची टेप में या मशीन में या लेथ मशीन में, तो आप टूल भी प्रोवाइड बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ दें उसको कि हाँ, और क्लैरिफिकेशन करवा के दें उसको कि हाँ ये टूल हमारा सही है। दूसरा चीज़ आता है ये इम्पोर्टेंट है, कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है कि अपडेट टेक्नोलॉजी। जैसे मार्केट में आपका टेक्नोलॉजी औरों का चल रहा है उसी से आप तुलना करके अपने टेक्नोलॉजी को भी ध्यान रखें। उसके बाद आते हैं फिजूल खर्चे। फिजूल खर्चे में बहुत सारे आते हैं कंपनी के, जो कि मान लो हमें रॉ मटेरियल लेना है, हमें मार्केट वैल्यू के अनुसार 60 रुपये 62 रुपये चल रहे हैं और आप मटेरियल क्या ले रहे हैं तो 67 रुपये ले रहे हैं, 68 रुपये ले रहे हैं, 68 69 ऐसे ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपका मार्जिन रखना चाहिए 1 महीने का मटेरियल लेने का, 2 महीने का। अगर आप क्रेडिट पर लेते हैं तो वो क्या होता है कि आप उस चीज़ को 5 रुपये प्लस करके या 7 रुपये प्लस करके लेते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा ये होता है, इफेक्ट करता है। दूसरा चीज़ होता है कि फिजूल खर्चे में बहुत सारे होते हैं, आपको पता है। आप कंपनी में अगर कहा था डेली एक नोटबुक बनाइए कि मेरे फिजूल खर्चे में क्या क्या चीज़ आते हैं, जैसे मुझे ये करना चाहिए और मैं कर रहा हूँ ये, तो वहाँ आपको नोटबुक में पता लग जाएगा कि मेरे मतलब पैसे कहाँ कहाँ बिना मतलब के जा रहे हैं। दूसरा चीज़ आता है कंसाइनर्स रिसाइकलिंग। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है प्रोडक्शन के लिए, खासकर कि रिसाइकलिंग, यानी कि एक ऐसी सिस्टम स्थापित करें, रिसाइकलिंग में एक ऐसी सिस्टम स्थापित करें जो आपको वेस्टेज को छांटने या क्या बोल सकते हैं,
छांटने की अनुमति दें। मतलब अच्छा मटेरियल को एक जगह रखो, रॉ मटेरियल को एक जगह रखो, स्क्रैप को एक जगह रखो, सेमी फिनिश को एक जगह रखो, फिनिश को एक जगह रखो, अनुमति दे। आप जो भी वापस कर, मतलब ये है कि रॉ में इसमें से स्क्रैप में से जो भी आप वापस ले सकते हैं और लेकर उसको फिर रिसाइकलिंग करना, प्रोडक्शन में फिर इस्तेमाल करना, उसी को कंसाइनर से रिसाइकलिंग करते हैं। जैसे कि मान लो कोई मटेरियल वेस्टेज है, वेस्टेज में से हम कितना मटेरियल छांट कर डिवाइड करके अच्छा मटेरियल को उसमें से निकाल कर और फिर प्रोडक्शन में हम यूज करते हैं उस चीज़ का, बहुत बड़ा योगदान है। उससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कंपनी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अगर कंपनी इसी बारे में सोच रही है कि रिसाइकलिंग करना मटेरियल को, तो एक बहुत बड़ा योगदान है। तीसरा एक और भी मैं पॉइंट रख सकता हूँ, ट्रेनिंग प्रोसेस में सुधार। जैसे मान लो बहुत सारी, यदि आप पाते हैं कि ट्रेनिंग यदि आप पाते हैं कि आपके कर्मचारी डिसेबल, अनेबल, अनफिट है, वो काम करने योग्य नहीं है, तो उनके संभवतः वह उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपने इंटरव्यू लिया है तो आप सोच समझ के उनका रखेंगे कि मेरे कंपनी में किस तरीका का बंदा चाहिए, और फिर भी वो गलती कर रहा है, तो आप क्या करें, उस कर्मचारी को, एम्प्लॉय को आप एक ट्रेनिंग दें जो वो बार बार उस आपकी कंपनी के लायक हो और वो बार बार वो गलती ना करे, मतलब उस गलती को सुधारे कि हाँ, मतलब हमारे कंपनी का एक स्टेज है, एक स्टेप है कि इसी पर हमें काम करना है, और उसी काम को वो बार बार उसी स्टेप में काम करना सीख जाए। वो ट्रेनिंग दिलवाएं कहीं से। उसके बाद या पुराने कर्मचारी जो हैं, जो काम कर रहे हैं उनको उनके पीछे काम करने के लिए लगाएं, जिससे क्या होगा कि आप ऐसे कह सकते हैं कि नए कर्मचारी को कंपनी के स्टैंडर्ड के पालन करने के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ट्रेनिंग प्रदान कराना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि एम्प्लॉई प्रोडक्शन की रूपरेखा यानी कि फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए समय नहीं निकालते हैं, तो नए कर्मचारी आपस में लोगों की नकल करके ही उस चीज़ को वो पालन कर सकते हैं। कि हाँ, जैसे पुराने कर्मचारी जैसे बनाते जा रहे हैं, अच्छा मटेरियल बनाते जा रहे हैं, तो नए कर्मचारी क्या करेंगे कि उसको देखकर फिर वो भी अच्छा मटेरियल बनाते चले जाएंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े कि उनकी वेल्डिंग का जैसे WPS होता है या कुछ और भी चीज़ें होती हैं, तो उस पर भी उनको ध्यान दें, उनके कराएं आगे में। दूसरा चीज़ आपसे अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर अगर जाता है तो उससे ड्राइंग के बारे में भी पूछा जाता है। तो ड्राइंग का पहले जिस कंपनी में जा रहे हैं उसकी क्या प्रोडक्ट वो बनाती है उसको पहले आप पढ़ें, प्रोडक्ट को उससे देखें कि प्रोडक्ट का ड्राइंग किस तरीका का होता है, पहले एलिवेशन किस तरीका का हो, उसका साइड व्यू कैसा होता है, उसका टॉप व्यू कैसा होता है, टॉप व्यू में कौन सा पार्ट लग रहे हैं, क्योंकि पूछा जाएगा आपसे उसमें साइड व्यू में जो लग रहे हैं, साइड व्यू में कौन सा पार्ट लग रहे हैं, ये सारी चीज़ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर एंगल लग रहा है तो एंगल का सैंपल बनाने के लिए आपसे कहा जाएगा। अगर एंगल का हुआ उसके बाद चैनल अगर लग रहे हैं तो चैनल का भी सैंपल बनाने के लिए आपसे कहा जाएगा। उसके बाद हो सकता है कभी कभी वेट के लिए भी पूछ देते हैं कि सबका वेट कैलकुलेशन निकाल के दो, आप वेट भी निकालना आपको आना चाहिए। दूसरी चीज़ है लास्ट में पूछते हैं वो लोग 5S। रियल केस में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अधिकतर आदमी 5S के बारे में नहीं पूछते हैं या पूछते हैं, अधिकतर आदमी नहीं पूछते, कभी कभी पूछते भी हैं, 5S के बारे में पूछते हैं। उसके बाद 4R के बारे में ही पूछते हैं आपको। उसके बाद आप कावा के बारे में भी पूछते हैं। तो ये एक विराट क्वेश्चन है, तो इसके लिए एक अलग पॉइंट बनाया जाएगा और आप फिर दोबारा दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच।